रीजनल पार्टी होने का हम खामियाजा भुगत रहे हैं। नहीं तो हमारे लीडरशिप में कोई कमी नहीं। अरे यहाँ तो मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं ये सब करना जो आज अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं, जबकि विधायक भी नहीं है। साल के अंदर 4.5 साल जो जेजेपी नाम की एक पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को लूट करके राज किया, 4.5 साल लोगों को गुमराह करते रहे। 6 महीने में जब बीजेपी वालों ने उनको निकाल करके फेंका तो कहीं ना कहीं लोगों की भी आंखें खुली। उन्होंने एक चैलेंज किया है आपकी पार्टी को इन लोगों को कि जो जननायक जनता पार्टी है ना, उसने खुले नीले गगन के नीचे रैली की है। अभय सिंह चौटाला तो हमेशा मंडी के साइड के नीचे रैली करते हैं कि वहाँ तो 5,000 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं एक साइड के नीचे। उनसे अपील करूंगा कि 20 तारीख को हमने तेजाखेड़ा के अंदर चौटाला साहब की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन किया है, तो सभी साथी उसमें पहुंचने का काम करें। नमस्कार, राम राम। सोनू अजय बेनीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है कुणाल करम सिंह जी। चौटाला साहब के नाती हैं और चुनाव लड़ चुके हैं 2024 विधानसभा टोहाना से। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू। कुणाल जी, पहले तो यही ले लेते हैं, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? क्योंकि आज 2024 से पहले आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, मेरे परिवार की बात करूं, मेरे फादर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर डीजी के पद से रिटायर हुए हैं 2020 में जी। और उन्होंने सरकारी नौकरी में हरियाणा सरकार में रहे जी। मेरे जो दादाजी हैं ब्रिगेडियर करण सिंह, स्वर्गीय ब्रिगेडियर करण सिंह, 2010 में उनकी डेथ हो गई थी जी। और उन्होंने इंडियन आर्मी की एक कोर है रिमाउंट एंड वेटनरी, उसके डीजी रिटायर हुए, हेड ऑफ द कोर जिसको कहते हैं जी। तो मेरा कोई अगर मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से देखा जाए तो राजनीतिक कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, मगर जो मेरा ननिहाल है, जो वो वाला रास्ता है, वो तमाम तौर पे राजनीतिक रास्ता, पूरा गांव ही राजनीतिक है जी। सारा आप जानते हैं, चौधरी देवीलाल जी के समय से लेकर के चौटाला साहब और आज अभय सिंह जी और आगे अर्जुन, करण, सारे लोग राजनीति में जी। तो मुझे ये आदेश 2024 से पहले थोड़ा सा हिंट और 2024 में आदेश स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मिला कि इस बार टोहाना की जो विधानसभा का चुनाव है वो तूने लड़ना है और मेहनत करके इसको चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम करना है। तो हम तो आदेश की पालना करने वालों में से हैं, तो हमने उनके आदेश की पालना करी और ये चुनाव लड़ा। जैसे 24 के बाद 24 का चुनाव हुआ है ना जी, 19 में सिचुएशन अलग थी, पार्टी के 2 पार्ट हो गए थे। हाँ जी। लेकिन दुष्यंत जी डिप्टी सीएम बनते हैं, उसके बाद उनका जनाधार में डाउन चला जाता है जैसे वो बीजेपी के साथ अलायंस में आते हैं और किसान आंदोलन के कारण। उस समय इनेलो के पास मौका मिल गया था कि भाई इसको भुनाया जा सके, दुष्यंत को डाउन किया जाए और अभय सिंह आप आ सकते थे। लेकिन चुनाव के परिणाम वैसे ही की वैसे वहीं के वहीं अभय सिंह चौटाला चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला जी चुनाव हार गए, पर क्यों हारे वो कारणों पे एक विश्लेषण करना चाहिए और आप पत्रकार साथी तो हमारे से कई गुना ज़्यादा विश्लेषण करके चीज़ों का निचोड़ निकाल सकते हो। तो जो एलनाबाद का चुनाव था वो चुनाव था 1 वर्सेस ऑल, एक के मुकाबले सारे। जब मैं सारे कहता हूं तो उसमें कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और कई हमारे परिवार के ऐसे नेता भी थे, बड़े लोग, जिन्होंने वहां पैसा तक देकर के आए कि अभय सिंह चौटाला जी को किसी तरीके से भी हराने का काम किया जाए। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत ही मजबूती से वो चुनाव लड़ा और वो जीत नहीं पाए, वो एक अलग बात रही, पर कहीं कोई कमी नहीं रही। एलनाबाद की जनता आज भी उनको बहुत बड़ा नेता मानते, अपना नेता मान करके उस हलके में उनकी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी, कोई फर्क नहीं। कुणाल जी, एक बात बताइए, जैसे टोहाना की बात करें ना जी, कोई बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है हरियाणा भर से? आजकल इनेलो में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं दूसरी पार्टियों को छोड़ के, जो जन्मजात कांग्रेसी थे या बीजेपी के साथ थे या जेजेपी के साथ चले गए थे। टोहाना में ऐसी कोई ज्वाइनिंग नजर नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टोहाना में अभी तक कोई ऐसी बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई जी। लेकिन अगर मैं मेरे चुनाव की बात करूं, 2024 की बात करूं और उसका कंपैरिजन 2019 से करूं, तो 2019 के अंदर हमारे यहाँ से जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी के हालात ऐसे थे, सिर्फ टोहाना में नहीं पूरे प्रदेश में जी, कि कैंडिडेट भी कौन लड़ेगा चुनाव, इस चीज़ का फैसला भी नहीं हो पा रहा था।
फिर भी यहाँ से राजपाल सैनी जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और बहुत मजबूती से लड़े। और उनके चुनाव लड़ने के का परिणाम ये निकला कि हमारे केवल मात्र यहाँ पर वोट बहुत कम आए, तकरीबन 1200 वोट के करीब हमारे यहाँ वोट है, जो कि बहुत कम वोट रहे। पर उसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी, पार्टी के हालात ही इस प्रकार बन चुके थे कि बहुत कमजोरी रही। 2024 जब मुझे ये अवसर दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने, कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है, हालांकि मुझे समय केवल 3 महीने पहले ये बात बताई गई कि तूने चुनाव लड़ना है, जाओ फील्ड में तैयारी करो। अगर मैं बड़ों से शिकायत नहीं कर सकता, मगर अगर मुझे मौका दिया होता, थोड़ा पहले अवगत किया होता कि मैंने चुनाव लड़ना है, तो स्थिति मैं कह रहा हूँ कुछ और होती जी। 3 महीने के अंदर तकरीबन हम 10,000 वोट लेकर के इधर से टोहाना से आगे चुनाव हमने लड़ा। और पूरे फतेहाबाद जिले में जब 3 सीटें आती है, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद, तीनों सीटों में सबसे ज्यादा वोट इनेलो के कैंडिडेट की अगर कहीं से निकली तो टोहाना से निकली। तो मैं ये मानता हूं कि 5 साल के अंदर 4.5 साल जो जेजेपी नाम की एक पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को लूट करके राज किया और 4.5 साल लोगों को गुमराह करते रहे, 6 महीने में जब बीजेपी वालों ने उनको निकाल करके फेंका तो कहीं ना कहीं लोगों की भी आंखें खुली कि इन लोगों ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसूट, खुद की जेब में भरना और खुद के घरों को, मकानों को बनाना और भरने का काम किया। वो देख करके लोगों का रुझान धीरे धीरे दोबारा इनेलो की तरफ शुरू हुआ। पर फिर मैं कहूँगा समय बहुत बड़ी चीज़ है। समय केवल 6 महीने का था और 6 महीने के समय के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जहाँ पे होनी चाहिए थी। आज इलेक्शन को 1.25 साल हो चुका है और इस 1.25 साल के दौरान आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग प्रदेश भर से हो रही है जी। तो आपने टोहाना का सवाल पूछा था, टोहाना से भी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग होगी। हम उस पे काम पे लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और किसी हद तक हम लोगों को, जो पुराने हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथी थे, उनको मनाने में कामयाब भी हो गए। पर मैं ये बिलीव करता हूँ कि रोज रोज छोटे छोटे पटाखे ना फोड़ के एक दिन बड़ा धमाका करेंगे। बड़ा धमाका होगा टोहाना, बिल्कुल करेंगे। कुणाल जी, आपके जो कार्यकर्ता है ना प्रदेश भर से जी, उन्हीं का ये सवाल है जी। मेरा बड़ा प्यार प्रेम है उनके साथ। वो लोग बोलते रहते हैं पत्रकारों के, अगर कभी मौका मिले तो ये बातें पूछना बड़े नेताओं से। आपकी पार्टी के अगर बड़े नेताओं की बात करें ना, चौधरी अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला और रामपाल माजरा, ये मेहनत करते हुए नजर आते हैं, हमेशा दिन रात लगे रहते हैं जी। जो युवा नेतृत्व है आपका, चाहे वो कर्ण चौटाला हो, अर्जुन चौटाला हो, आप भी चौटाला साहब के नाती हो, पूरा प्रदेश का भ्रमण करने का आपका भी अधिकार बनता है, आप कहीं धरातल पे नजर नहीं आते। देखिए, मैं तो युवाओं की बात है और फिर वो ये भी बोलते हैं कि भाई दुष्यंत दिग्विजय के साथ युवा इसलिए जुड़ता है कि वो एक्टिव रहते हैं, फील्ड में उतर के काम करते हैं। जो हमारे वाले युवा नेतृत्व है वो सड़कों पे नहीं आता। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का युवा और जो युवा नेतृत्व है वो कहीं कमजोर है, कमजोर नहीं है। मैं शुरुआत अपने ऊपर से करता हूँ। मैंने एक दायरा बना रखा है। मैं टोहाना विधानसभा से बाहर अगर मुझे पार्टी के आदेश नहीं है तो मैं कहीं पे भी जाके कोई किसी प्रकार के भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि मुझे ऐसा लगे या पार्टी को ऐसा लगे कि ये इसका दायरा नहीं था, इसने अपने दायरे को पार करने का काम किया। इसी प्रकार से बात अगर आपने करण और अर्जुन की करी है तो उनके ऊपर भी जो आदेश आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनके लगाते हैं कि अगर अर्जुन ने रानिया में ही रहना है तो वो रानिया में ही रहेगा, करण ने अगर सिरसा जिले को ही संभालना है और किसी और जिले में या किसी और हलके का उसको हरियाणा में प्रभारी बना करके भेजेंगे तो वो उसी एरिया को संभालेगा। और ओवरऑल ऐसा नहीं है कि सुनैना जी, रामपाल माजरा जी और अभय सिंह चौटाला जी नहीं, आज संपत सिंह जी बहुत बड़ा नाम है पार्टी के अंदर और तो नए नेता है। और नहीं, नए पुराने की बात नहीं है। जिस दिन से आए हैं मैं नहीं मानता कि वो एक दिन भी घर में बैठे हैं, लगे हुए हैं फील्ड के अंदर। उनकी इच्छा थी तब वो पार्टी में आए हैं और मेहनती आदमी है, पहले भी बहुत मेहनत करी है उन्होंने। चौधरी देवीलाल जी के साथ भी, ऐसे तो उमेद लोहान भी बहुत मेहनत करते हैं। मैं उन्हीं पे आ रहा था, उमेद लोहान जी हैं। पार्टी के हमारे दूसरे विधायक हैं आदित्य देवीलाल, वो भी लगे रहते हैं। हाँ, बड़े चेहरे पार्टी के पास जितने हुआ करते थे
वो आज अपने स्वार्थ की वजह से अलग अलग पार्टियों में बड़े बड़े मुखौटे पहन करके बैठे हैं। पर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे किसी को, राजनीतिक आदमी को खराब नहीं करना, उनको वापस लेकर के आना है। और आप देखेंगे कि वो बड़े बड़े लोग दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामने में जल्द ही पार्टी के अंदर नजर आएंगे। तो जो ये कुनबा आप कह रहे हो ना, छोटा लग रहा है कि लीडरशिप 3-4 लोगों तक सीमित है, यही मेहनत करते हैं, यही काम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो लोग भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और सारे आप देखोगे कि समय है अभी तकरीबन 3.25 साल मान करके चलो। दिग्विजय और दुष्यंत का मुकाबला हमने नहीं करना, हमने मुकाबला कांग्रेस पार्टी से करना है, हमने मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से करना है। जिन 2 के 3 के जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो, वो पार्टी खत्म हो चुकी है, उनका आज कोई अस्तित्व प्रदेश के अंदर नहीं है। वो तो ये कहते हैं जी, जो 25 सितंबर की चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के रूप में इनेलो रैली बनाती है, रोहतक में थी इस बार, और जो 7 दिसंबर की रैली थी जुलाना में, वो तो उससे बड़ा करार कर रहे हैं कि भाई सबको पछाड़ दिया है, और जो हमारे विरोधी है वो नींद की गोलियां ले लेके सोई हैं, उनको नींद नहीं आई, हमारी तो सिक्योरिटी तक वापस ले ली गई है उस बौखलाहट से। पता नहीं किसको नींद आई और किसको नहीं आई, हमें तो बड़ी अच्छी आई उनकी रैली देख करके, नींद अच्छी नींद आई। और हमें तो, हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि एक बड़ी खास बात है हमारे उन 2 नौजवान साथियों की कि सोशल मीडिया का और एडिटिंग का अगर उनको काम मिल जाए तो देश में मेरे ख्याल से उनको राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। उनका राजनीति में मकसद पैसा कमाने का है, उनको ये छोड़ करके सोशल मीडिया और एडिटिंग का काम पकड़ना चाहिए देश भर की राजनीतिक पार्टियों का। आप देखो कितनी कलाकारी से 1000 आदमियों को 10,000 दिखा सकते हैं वो 2 लोग, उनकी ये कलाकारी की तो मैं भी दाद देता हूँ। तो आपने देखा कि जब भी उनकी रैली होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके आज इस इंटरव्यू में दूंगा जी। एक पर्टिकुलर रंग के पर्दे लगाए जाते हैं मंच पे, और वो उनकी हर रैली में वही रंग के होते हैं। वो फोटोग्राफी इस एंगल से लेंगे कि वही पर्दे नजर आएंगे और नीचे लोग नजर आएंगे, एक भी आदमी का चेहरा नहीं नजर आएगा गहराई से अगर आप देखोगे तो। फोटो को, पुरानी रैलियों को, नई रैलियों को, सारों को मिलके एडिट करके बड़ी बना करके और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना। इस चीज में माहिर है। जब आपने पैसा ही कमाना है और तो आपका कोई राजनीतिक लाभ है नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का नाम तो आप बदनाम कर ही चुके हो। जन नायक जनता पार्टी बना के, जन नायक का नाम इस्तेमाल करके आपने 4.5 साल बीजेपी के पैरों में बैठ करके बेचने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के नौजवान साथी के साथ खिलवाड़ करके उसके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। तो आप लोगों को राजनीति करने की क्या जरूरत है? पैसे कमाने और बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। आपके छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला, आप अच्छे से मेरे नहीं है, आप मेरे नहीं है, मेरे छोटे भाई 2 ही हैं, एक करण है, एक अर्जुन है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, और मेरे से स्पष्ट मैं कहता हूँ, इस परिवार में, इस पार्टी में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने एक चैलेंज किया है आपकी पार्टी को, इनेलो को, कि जो जननायक जनता पार्टी है ना, उसने खुले नीले गगन के नीचे रैली की है। अभय सिंह चौटाला तो हमेशा मंडी के साइड के नीचे रैली करते हैं कि वहां तो 5,000 लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं एक साइड के नीचे। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, कलाकार लोग हैं, कलाकार तो कलाकारी दिखाएगा, खुले मंच में करेगा या शेड में करेगा। हमारे तो रोहतक के अंदर जब रैली करी तो 1.5 घंटा तो जाम में मैं खड़ा रहा। मेरे साथ तो 3-4 गाड़ियां थी जो हूँ करके हूटर बजाने वाली भी थी। मेरे साथ ऐसे साथी भी थे हमारे हल्के के जो आगे बढ़ बढ़ के सड़क पे रास्ता निकलवाने का काम कर रहे थे। फिर भी 1.5 घंटे मेरे पसीने निकल के गाड़ी में बैठे बैठे मैं रैली स्थल पे नहीं पहुंच पाया। और हमने कौन सा रैली रोहतक की तंग गलियों के अंदर करी थी? हमने भी बाईपास से बिल्कुल नजदीक लगते हुए अनाज मंडी के शेड में करी थी। पैर रखने की जगह नहीं थी जब मैं रैली स्थल पे पहुंचा हूं। मंच के ऊपर इतने लोग थे, मंच के नीचे इतने लोग थे, चारों तरफ इतने लोग थे। और सबसे बड़ी बात है, लोगों में एक हजूम था अपने नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देखने का। बुजुर्गों की आंखें नम थी कि आज पहली ऐसी रैली है जिसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं है। इनकी रैली के अंदर आपने देखा एक कोने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगा रखी थी। क्या एक बार भी मंच पे दुष्यंत चौटाला ने, उसके भाई ने या उसके पिता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जिक्र किया? क्या उनकी जबान से एक बार भी निकला कि आज चौटाला साहब के बिना हमारी पार्टी कैसी है?
अधूरी है। आज वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। आज वो सोचते हैं कि हाँ, इतने साल तो हमने चौधरी देवीलाल जी के नाम को बेचा, उनके नाम से 4.5 साल राज किया, मजे किए, अब शायद चौटाला साहब के नाम को बेच लेंगे तो कुछ और हाथ लग जाएगा। हमने नाम नहीं बेचना किसी का, हमारे अंदर तो उन लोगों का आशीर्वाद है। करण अर्जुन के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के अंदर उन लोगों का, चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का खून है, और हम तो उस आशीर्वाद और खून को लेकर के आगे चलने वाले लोग हैं। इन लोगों की तरह बेचने वालों में से नहीं है। बहुत अंतर है इनका। तो आप, मैं ये कहूँगा, हमारे साथ कंपैरिजन ही मत करो, कहीं मुकाबला नहीं है। आपके मामा जी हैं बड़े, अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला को चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और चौधरी छोटूराम से बड़ा नेता बताया उन्होंने। आपके सामने बोला है, आपके सामने बोला है। कैसे देखते हो आप इस बयान को? बड़ा कैसे बताया है दुष्यंत को? छोड़ो इनकी बातें होगी पुरानी। मैं आपको बताता हूँ कि नई बात कर लेते हैं। कल आज मेरे हल्के के अंदर था, तो कई साथी मिले, वो मजाक करने लगे, कहते जी इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। मैंने कहा भाई, पहली बात तो इनको डर किससे है? माल इतना कमा रखा है, डर तो बीजेपी वालों से होना चाहिए। बीजेपी वालों से डर नहीं है तो इनको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? बोले ना जी, अब तो नई चीज सुनी है, दिग्विजय तो दुष्यंत की सिक्योरिटी बनाएगा और दुष्यंत अजय सिंह की बनाएगा। ये बातें आप सोच समझ के बोल रहे हो? जो बोल रहे हो बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ। आजकल तो इस तरीके की बातें करने लगे। आजकल इनैलो वालों के पास नोटिस आ रहे हैं, करण चौटाला से पूछना आप। क्या नोटिस आ रहे? जेजेपी की तरफ से आने दो नोटिसों की, इनकी क्या वैल्यू है? एक बात बताओ, आपके घर में फिर आपको कोर्ट में माफी ना मांगनी पड़ जाए। इन्होंने माफी मंगवा ली, इनके कहने से माफी मांगेंगे? इनके कहने से माफी मंगवाने वाला तो आज तक कोर्ट ही नहीं बना कोई। ये क्या माफी मंगवाएंगे? आपके घर में चोरी हुई, आप थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने गए, थानेदार चोर को खड़ा करके कह रहा है कि नहीं जी ये तो साहूकार है और आप चोर हो। ये तो वो वाली लैंग्वेज है इन लोगों की। इनकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी बातों की। इनकी आप, मैं तो कहूँगा जिक्र ना करो। आपका चैनल बड़ा अच्छा है, मैं देखता रहता हूँ, बढ़िया आप कवरेज करते हो। ऐसे लोगों पे क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो? छोड़ो इनकी बातें। ट्रेंडिंग मुद्दा है हरियाणा का जी 3976 का नाम सुना होगा आपने भी। आज माफी मांग ली, आज माफी मांग लिया, आज मांग ली ना, धीरे धीरे और भी मांगेंगे। क्या माफी मांगने का कारण अभय सिंह ने दोबारा धमकी दी है या कोई और कारण रहा है? अभय सिंह जी बहुत ही सभ्य इंसान है, किसी को धमकी देने वालों में से नहीं है। धमकी देनी होती तो आज ये जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले इनको टाइट करवाता मैं। ये जितनी बकवास करते हैं इतने तो ये IAS IPS नहीं करते। और जबकि इनको तो शर्म होनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत बच रही है तो तुम्हारा तो कोई चाचा काका है, तुम क्यों बकवास करो भाई? ये जब इनको आज तक कुछ नहीं कहा तो आप मान करके चलो कि ये बातें गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, ये कह करके कि मुझे इतने जूते मारे, फलाने थाने में मारे। जब हम छोटे छोटे होते थे तो कई लोग आके हमारे से पूछा करते थे कि क्या ऐसी बात सच्चाई थी कि 2004-05 तक जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो ऊपर हेलीकॉप्टर पे ले जाकर के पिटाई किया करते थे? मैंने कहा भाई, जिसने पीटना है वो धरती पे पीटे, हवाई जहाज पे ले जाके क्यों खर्चा करके पीटेगा? तो ये तो वैसी ही बात है कि मुझे थाने में इतने मारे। जिसके पढ़ रहे होंगे वो गिनती करेगा जी, उसका सिर घूम जाएगा। और आज के दिन हालात ऐसे हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे IAS IPS ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ करप्शन, लोगों का काम ना करना, लोगों का शोषण करने की ठान रखी है, और बीजेपी के एजेंट्स हैं। क्योंकि बीजेपी आप देखोगे बड़े बड़े टेंडर निकालती है और उन टेंडरों के अंदर ये IAS IPS ही हैं ज्यादातर, जिन्होंने वो पास करने होते हैं चंडीगढ़ में बैठकर। इन्हीं से किसी ना किसी प्रकार की आप ये मानो एक सेटिंग करवा करके उस टेंडर के पैसे निकलवाए जाते हैं। आज बिहार के अंदर चुनाव हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें लेकर के जाएंगे। लोग पीछे कहते थे जी ये मोदी जी किसके लिए करेंगे जी, खट्टर साहब किसके लिए करेंगे, इनके तो कोई बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, इन्होंने पैसे का क्या करना है? मैं बताता हूँ पैसे का क्या करना है जी। ये इलेक्शन जीतने इन्होंने। आपने बिहार में देखा कि इतनी सीटें लेकर के गए। मेरे घर के अंदर बिहार के कई साथी काम करते हैं, इलेक्शन के दौरान छुट्टी लेकर के चले गए, अरे कहाँ जा रहे हो? पैसे मिलेंगे जी। अच्छा, सारे बिहार वालों को, प्रवासियों को वापस जब जाना पड़ता है इलेक्शन के दौरान, सबको पैसे मिलते हैं। पैसे कौन देता है? लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं है पैसे देने की स्थिति में, बीजेपी पैसे देने की स्थिति में है, नीतीश कुमार की पार्टी पैसे देने की स्थिति में है, और उसका नतीजा सामने है।
ये पैसे की पॉलिटिक्स चल रही है। ये पैसा हम सोचते थे किसके लिए कमाएंगे, इनके तो कोई है नहीं आगे पीछे। अब समझ में आ रहा है ये तो अंतिम दिन तक नहीं छोड़ेंगे, निचोड़ेंगे। तो ये IAS IPS की अगर बात कर रहे थे हम, IAS IPS जो है इनको इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है कि इतना % तुम्हारा, इतना हमारा, और पैसा इकट्ठे करने की मशीनरी है ये, और कुछ भी नहीं है। हरियाणा विधायक हैं शहीदों से राम कुमार गौतम जी, पहले दुष्यंत जी के पीछे बड़े बड़े रहते थे वो, अब दुष्यंत का पीछा छोड़ के अभय सिंह के पीछे पड़े हुए हैं कि इन्होंने प्रदेश को लूटा है, और यहाँ तक बोलते हैं कि इनका कभी राज नहीं आएगा हरियाणा में। देखो बड़े हैं दादा गौतम, क्या बोले उनके बारे में। उनकी तो विधानसभा में जुबानी सुन करके कई बार शर्म आ जाती थी। आपने पीछे देखा वो उन्हीं के समाज के एक और अरविंद शर्मा जी ने उनके बारे में क्या बोला विधानसभा में, और वो आपस में दो एक ही पार्टी के विधायक एक दूसरे को क्या बोल रहे थे। तो मैं तो नहीं मानता कि उनकी बात की कोई वैल्यू है। और फिर उन्होंने उसके बाद एक बयान दिया भी कि भाई मेरे से अब शब्द निकल गए, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि उम्र का ना कोई तकाजा होता है। आज उनकी उम्र हो गई है, और उस उम्र में ना आदमी गलत सलत बोलता भी है, और फिर शायद कभी ना कभी खाली बैठ करके उसको रियलाइज भी करता है। तो आज जैसे ये IPS की जिक्र हो रही थी, ऐसे कल को वो भी माफ़ी मांग लेंगे अभय सिंह जी से। माफ़ी तो इन्होंने मांगनी पड़ेगी, हैं तो ये सारे बीजेपी के प्रोपेगेंडा खड़े किए हुए, कोई भी हो चाहे। इसके अलावा भी 2-3 है। हुड्डा साहब अभय सिंह को बताते हैं कि भाई बीजेपी का खड़े किए हुए हैं, बीजेपी के इशारों पे नाचते हैं, कठपुतली है बीजेपी की। हुड्डा साहब का तो 2024 में सारी असलियत सामने आ ही गई, आपने देख ही लिया। सरकार बनती 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 कहाँ जाकर बनी। तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि हुड्डा साहब किसके एजेंट हैं, किसके नहीं है। हुड्डा साहब के ऊपर तो CBI, ED, इनकम टैक्स, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने विभाग की फाइलें तैयार है, अमित शाह जी के ऑफिस में पड़ी हैं। उन फाइलों का क्या डर है, वो नतीजा 2024 था। हरियाणा की जनता ने इतना विश्वास किया। हमारे टोहाना की बता देता हूँ मैं आपको, परमवीर सिंह 1.5 लाख वोट से जीत रहा था। 1.5 लाख वोट आनी थी परमवीर सिंह की हमारे हल्के के अंदर। इसमें सच्चाई है। मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, पहली यहाँ कांग्रेस जीती, दूसरी बीजेपी आई, थर्ड हम इनेलो आए। 1.5 लाख वोट का मार्जिन घटते 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 देखो कहाँ पहुंचा। बीजेपी बराबर आके खड़ी हो गई थी। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद पैसा सब लगाया। कैंडिडेट भी यहाँ से बीजेपी ने ऐसा उतारा जिसके बताते हैं जेब काफी मोटी है, अच्छे खासे पैसे पूसे कमा लिए भाई। तो सारी चीजें लगा लगू करके आप ये मान करके चलो कि वो कांग्रेस का कैंडिडेट इतना गिर गया। तो कांग्रेस की कितनी बड़ी लहर थी, कितनी बड़ी हवा थी। मैं जाया करता वोट मांगने अपने लिए, पार्टी के लिए, तो मुझे यूं कहा करते भाई अब की बार तो देख कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी को निकालना है इस बार, बीजेपी भगानी है, बीजेपी भगानी है। मैं यूं कहा करता भाई मेरे हक की वोट तो देनी पड़ेगी। तुम पुराने इनेलो के हो। बोले हाँ हम इनेलो के हैं, जेजेपी में भाग गए थे, अब की बार कांग्रेस की लहर दिख रही है, इसको देंगे। घर में अगर 6 वोट हैं तो 2 तेरी और 4 कांग्रेस की। यूं सिस्टम देखा मैंने अब की बार। फिर भी हालात ऐसे थे। आज यहाँ तो चलो ये जीत गए कांग्रेस वाले हमारे हल्के में, तो जिधर हार चुके हैं वहां जाकर के पूछो वो कैंडिडेट कैसे सिर फोड़ रहे हैं और वो किसको गाली दे रहे हैं। हुड्डा साहब को दे रहे हैं। हिसार से सांसद है जयप्रकाश JP जी। जी। अभय सिंह चौटाला अक्सर उनकी जुबान पे रहते हैं और वो कसीदे नहीं पढ़ते उनके, हमला करते हैं चौतरफा। आपको पता है कैसे कैसे बयान देते हैं। देखो नहीं करना हरियाणा प्रदेश को लूट के खा गए, इन्होंने तो खुद मेरे ऊपर पंखे चोरी तक के केस लगा दिए थे जब राज में थे। नहीं कहना चाहिए उनको। हम कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, समाज से पहले जुड़े हुए हैं। समाज की तरफ भी हमें गौर करना चाहिए। उनको तो ये गौर भी करना चाहिए कि आज अगर जयप्रकाश नाम को देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में जाना जाता है तो वो किसकी वजह से जाना जाता है। उनको राजनीतिक शुरुआत और राजनीति में लाने वाला कौन था और उनको आज इस मुकाम पे पहुंचाने वाला कौन है। तो मैं कहता हूँ वो बड़े हैं, उनको शोभा नहीं देता। अपनी वाणी पे ध्यान देना चाहिए। और बयान तो आज वो गलत दे रहे हैं, कल को हम दिलवा देंगे 4 लोगों से गलत, पर ये तो फिर चलता ही रहेगा। तो आज हमने JJP के बारे में बोलना छोड़ दिया, पर JJP में तो आपको पता है एक साथी ऐसा है जो चुप ही नहीं होता। अब नहीं होता तो भाई वो बोल ले जा,
क्या उसका अंत है? कोई अंत नहीं है ना। लोगों में तो आपने बड़ी कोशिश करी भ्रम फैलाने की, अब भ्रम जितना फैलना था फैल लिया। तो जयप्रकाश जी तो बड़े हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप देखो, आज कांग्रेस पार्टी के आप मेंबर पार्लियामेंट हो हिसार से, आपके बेटे कलायत से विधायक हैं, मौज हो रही है बाबू बेटे की। और इनकी क्या हो रही है कांग्रेस में? देखो, भूपेंद्र हुड्डा विधायक, दीपेंद्र एमपी, सुरजेवाला एमपी छोरा विधायक, जेपी एमपी छोरा विधायक, मतलब मौज हो रही है। परिवारवाद, हमारे पे उंगली उठाया करते थे, भाई अब कहाँ गया परिवारवाद? बताओ, तुम तो जोड़ी बना के बैठे हो। वो गांधी परिवार, वो एक रह रही थी प्रियंका गांधी बाहर, वो भी मेंबर पार्लियामेंट, राहुल भी मेंबर पार्लियामेंट, माता जी भी मेंबर पार्लियामेंट, और कोई रह रहे तो भाई उसने भी ले आओ, बटे ने भी, वो भी बाहर बैठा है, उसने बना लो। तो ये परिवारवाद की अगर बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी इससे भरी हुई है। वहीं जो आपने बात कही उस पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश जी को अपनी वाणी पे विराम देना चाहिए। अभय सिंह चौटाला जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के भविष्य हैं अभय सिंह चौटाला जी। आज सारे जो समाज है वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये सोचते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी आने वाले समय के बहुत बड़े नेता हैं इस प्रदेश के। और कौन सी दुनिया खत्म हो रही है कल, ये आ जाएगी 29, आप देख लेना। सारों को, पूरे हरियाणा प्रदेश को क्या पूरे देश को पता लग जाएगा। रीजनल पार्टी होने का हम खामियाजा भुगत रहे हैं, नहीं तो हमारे लीडरशिप में कोई कमी नहीं है। अभय सिंह चौटाला जी जैसे लीडर पूरे देश में ढूंढने को नहीं मिलेंगे। आज भी मैं देख रहा था, वो कल परसों उधर छोटू राम जी के एक प्रोग्राम में गए, वहाँ भी दान दिया है। किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में कहीं भी जाते हैं, किसी भी जात बिरादरी को वहाँ दान पुण्य कराते हैं, उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके। अरे यहाँ तो मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं ये सब करना जो आज अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं, जबकि विधायक भी नहीं है। कौन मुकाबला कर सकता है उनसे? हुड्डा साहब मतलब ही नहीं। उनका लड़का वो तो जी डीसी और एसपी को अंकल जी आंटी जी करे, वो के राजनीति करेगा? अंकल आंटी करते हैं दीपेंद्र जी। रोहतक से जाके पूछो, एक तो ऐसा वो तो कहते हैं कि शरीफ इतना है कि कोई चला जाए पूरा मान सम्मान देते हैं और तुरंत फोन करते हैं। आप मुझे सच्चाई बता दो। शरीफ तो आप भी हो, शरीफ तो मैं भी हूँ, हमारे अंदर कौन सा खोट है? पर आप मुझे ये बताओ सच्चाई कि इस शराफत का राजनीति में फायदा है? आपके बहुत सारी जगह लोग कुर्ता भी खींचेंगे, बहुत सारी जगह कुर्ता पाड़ेंगे भी, जो आपके विपक्ष वाले भेजेंगे कि जा इसका कुर्ता पाड़ के आ। वो तो पढ़वा लेते हैं ना जी, अक्सर वीडियो आती है उनकी, वो पढ़वा ले तो देखो, वो तो उनकी क्षमता है पढ़वाने की भाई। पर मैं ये कह रहा हूँ शराफत का काम नहीं है। जनता के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको मजबूती से लड़नी पड़ेगी। उसी रोहतक में जिसको ये अपना गढ़ बताया करते थे, अभय सिंह चौटाला जी ने कैसे सेंध लगाई, और सेंध नहीं लगाई, वहां रैली भी करी। और कैसी रैली करी? रातों रात रैली जबरदस्त थी आपकी। फिर अब आप भी मान रहे हो, कोई कमी नहीं थी। आप तो पत्रकार हो, आप भी मान रहे हो रैली जबरदस्त थी, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि जेजेपी की रैली थी, कोई 5000 आदमी नहीं थे। मेरे हल्के से सीआईडी की रिपोर्ट बता देता हूं, 2 गाड़ी गई है। 2 गाड़ी यानी पूरे टोहाना से, पूरे टोहाना हल्के से 2 गाड़ी। आप अगर 2 गाड़ी के 8 आदमियों से ज्यादा 9वां आदमी उनके पास है तो वो फोटो दे दें, प्रूव कर दें कि ये देखो 9वां आदमी आ गया हमारी रैली में टोहाना का। एक आदमी नहीं गया यहां से, कौन जाएगा? पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी के, पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए थे टिकट के लिए, टिकट नहीं मिली, और आपका भी उनसे 36 का आंकड़ा रहा है। क्या घर वापसी हो सकती है उनके दोबारा इनेलो में? देखो, मेरी चौटाला साहब का आशीर्वाद रहा उनके साथ भी। नहीं, बिल्कुल रहा। आशीर्वाद दे दे के तो वही बालक ने बार बार टॉफी देंगे तो बालक तो बिगड़ेगा ही। चौटाला साहब ने उसको आशीर्वाद ज्यादा दे दिया तो वो बिगड़ गया। और बिगड़े हुए लोगों का तो यही इलाज है कि भाई दूरी बना करके रखो इनसे। जब तक मैं बैठा हूँ, अब तो राजनीतिक तौर पे मैं भी यहाँ सक्रिय हूँ, लोगों के दुख सुख में, लोगों के बीच में पारिवारिक तौर पे जाता हूँ। मेरा अब उनसे राजनीतिक रिश्ता डायरेक्ट मैं नहीं बना रहा आज से, राजनीतिक रिश्ता लोगों ने मेरे से बनाना है। मैं उनके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाऊंगा, और पारिवारिक तौर पे अगर मैं जाता हूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं इस हलके के अंदर अपनी जड़ जमाऊंगा
लोगों के बीच में उनके दुख सुख में काम आऊंगा, तो ऐसे लोगों को अपने नज़दीक नहीं भटकने दूंगा। इन लोगों ने हमारी पार्टी को, परिवार को दोनों तरीके से खराब किया है। जब इस पार्टी से निकला और जिससे फाड़ हुई उसी पार्टी का जाके प्रधान बन गया, तो आप सोचो इसके पीछे भी तो कोई कंट्रोवर्सी रही होगी। नहीं, अभय सिंह चौटाला ने भी तो बयान दिया ना जी, जो चले गए थे उनका स्वागत है, किन्हीं भी कारणों से वो चले गए पार्टी छोड़ करके, आ जाए। पहले भी पार्टी का एक कार्यकर्ता था, आगे फिर कार्यकर्ता बना के बिठा लेंगे। पर यूं सोचेगी लालच मिल जाएगा, जैसा वहां उसने दिया था बीजेपी वाले ने, ऐसा लालच नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ तो काम लेंगे, काम करेगा तो कर ले, नहीं तो फिर छुट्टी। अच्छा। और कांग्रेस में कौन सा ये यूं बाज गया था जब ये कांग्रेस छोड़ के आया था, तो लोगों से पूछो आप एक दिन माइक घुमा करके शहर में, हल्के में, कि इसके क्या हालात बढ़ाए थे कांग्रेस वालों ने, हरपाल सिंह जी ने और परमवीर सिंह जी के परिवार ने, तब भागा था ये। और इसको लाने वाले कोई और नहीं थे, हम थे। मेरा परिवार था, मेरे माताजी पिताजी थे जो इसको लेकर के आए थे। हम ही इसको टिकट दिलवाने वाले थे, हमने इसको विधायक बनाया था। ये बड़जा गांव का परिवार पे भी आरोप लगते ना, जब चौटाला साहब सीएम थे और निशान सिंह जी यहाँ से विधायक होते थे, चलाते थे आप थे, उनकी चलने नहीं देते थे। भाई स्वाभाविक है, हमारी चलेगी, इसकी कैसे चल जाएगी? हमारी तो आज भी चलती है। आज कौन सा हमारे मुख्यमंत्री और एमएलए हैं, आज भी जहाँ चलानी होती है हम चलाते हैं, अपने वर्कर के लिए चलाते हैं, अपने कार्यकर्ता के लिए चलाते हैं। राजनीति में आपने अपने वर्कर कार्यकर्ता के लिए जान देनी पड़ती है। आप अगर जान दे सकते हो, आपके अंदर अगर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि गट्स है, तो आप लगा दो। इनका तो मकसद ही होता था, मेरा लड़का वहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वो लग जाए, दूसरा लड़का ये लग जाए, मेरा फलाना ये लग जाए, मेरा बहनोई एसजीपीसी का वो बन जाए। मतलब लालच से भरे हुए यार। मैंने कौन से परिवार के लगा दिए, हमारे कौन से लग गए? हाँ, मैं 200 आदमी गिनवा सकता हूँ टिप्स पे, जिनको नौकरियां दिलवा रखी है आसपास में। 200 आदमी है, बिल्कुल टिप्स पे याद है। अच्छा। और उसी दौर के है, और कोई शक नहीं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये कह दे ऑन रिकॉर्ड कि हम मैंने नौकरियां दिलवाई है, ये तो इसके तो मैं ला दूंगा 200 का 2000 ला दूंगा, जो कहोगे पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं करा। बीजेपी इसी बलबूते तो सरकार बनाती है जी, खर्ची पर्ची चलती है हमारी सरकार में, सब चलती है इनके सरकार में। हमारे खर्ची पर्ची थोड़ी चली। चौटाला साहब 3206 घरों में रोजगार देके 10 साल की सजा काट आए, फिर भी बाहर आके क्या बोले, आगे सरकार बना दो और जितनी मर्जी ले लियो, रोजगार में नहीं रुकेंगे। रोजगार का तो सत्यानाश इन बीजेपी वालों ने कर दिया, नहीं तो इस प्रदेश में नौकरियों की तो कोई कमी नहीं थी। आप कैथल साइड से हो, कैथल से जितने नौजवान साथी डंकी का इस्तेमाल करके विदेश जा रहे हैं, इतने तो मैं ये मानता हूँ पूरे हरियाणा से नहीं जा रहे, आपकी बेल्ट से बहुत ज्यादा जा रहे हैं। किसकी देन है? दुष्यंत चौटाला की देन है। बर्बाद कर दिया इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं को। पहले तो दिखा दिया हम वो यमुना पार, बीजेपी पार, पता नहीं क्या क्या बातें बोली। 10 एमएलए बन गए रातों रात जाके डिप्टी सीएम, और फिर स्टेज पे चढ़ के मैं अगर 7 विधायक नहीं साथ लेता, सरकार में नहीं आता, तो ये 7 के 7 भाग जाते। फिर ये भी तो बोला जी, अरे तेरे अंदर अभय सिंह जैसा दम भी तो होना चाहिए 7 रोक के रखने के। अभय सिंह के नहीं भाग सकते 7, भगा के दिखा। ऐसे कैसे भाग जाएंगे? क्योंकि तेरी कमजोरी थी, तूने 7 ऐसे छांट छांट के पकड़े जो पैसे खाने के लालची थे। ठीक है, उसमें से एक तो दादा गौतम की आपने बात भी करी थी, वो तो सबसे पहले गाली देने लग गए थे इसको, इसी की पार्टी में, ये हमारा नाश कर गया, इसने ये कर दिया, इसने मेरे को ये कर दिया। 11 महकमे के फिर बताओ, खोपर नाम भी उन्होंने दिया। फिर आप बताओ क्या इनका जिक्र करें? सारी बात जनता को पता है, सारी चीज सामने। ये मेरा लास्ट ही सवाल है जी आपसे। चौटाला साहब जितनी मेहनत शायद कोई नहीं कर सकता आज भी नैलोम, जितनी वो इस उम्र में मेहनत करते थे जी, वो चले गए हैं इस दुनिया को अलविदा कह के। कितनी कमी खलती है पार्टी को, और आप तो परिवार के सदस्य हो। देखिए, चौटाला साहब का तो कोई मुकाबला नहीं है। आज 1 साल हो जाएगा 20 तारीख को उनको दुनिया छोड़े, और आज भी हमें विश्वास नहीं होता कहीं ना कहीं कि चौटाला साहब नहीं है। और वो विश्वास अगर राजनीतिक तौर पे मैं कहूँ या पारिवारिक तौर पे कहूँ, तो परिवार की, चौटाला साहब की जिम्मेदारियां उनके 4 बच्चों के प्रति, 3 बेटियों और उनके बेटे अभय सिंह चौटाला जी के प्रति चौटाला साहब हमारी नानी के जाने के बाद बखूबी निभाते थे। हर साल बेटियों को फ़ोन करके कहा करते कि भाई आ जाओ, सर्दियाँ आ गई, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकर के सारे इधर आ जाओ तेजा खेड़ा।
मेरे पास रहो, हफ्ता रहो, 10 दिन रहो। और राजनीतिक तौर पे तो उन्होंने पूरे प्रदेश को, आपने पता ही है कैसे संभाल रखा था। पहले ऐसे सीएम मेरे चुनाव में भी आए थे, मेरे चुनाव में भी आकर के पूरा रोड शो करके यहाँ पे तकरीबन 25 गांव कवर करके गए थे मेरे लिए। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो मैं चुनाव हारूं जीतूं उस दिन सब पूरा हो गया था कि चौटाला साहब मेरे लिए मेरा चुनाव लड़ने आए। इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं थी। और आज वही जिम्मेदारी पार्टी के तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे भी अभय सिंह चौटाला जी निभाते हैं। सबको, परिवार के सदस्यों को टाइमली संभालना, फ़ोन करके अपनी बहनों से, अपने मेरे जैसे उनके जो भांजे हैं और जो बच्चे हैं परिवार में, सबसे संपर्क में रहते हैं। किसी को इतनी सी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो इतनी भेजने का काम करते हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं, हमें फील ही नहीं होता कि आज चौटाला साहब नहीं है, हमारे नाना जी नहीं है। वो का वो रोल अभय सिंह चौटाला जी आज भी निभा रहे हैं। और अगर पार्टी के तौर पे बात करूं तो आप जानते ही हो कि कितनी बड़ी रैली रोहतक में करी, रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एक दिन जितना चौटाला साहब, यूं हम देखते थे, दिल्ली से चले, यहाँ करनाल कुरुक्षेत्र तक गए, आपका कैथल और निपटा के, सिरसा वगैरह निपटा के, रात को पता लगा जी जींद आके सो गए। ऐसे ही आज अभय सिंह चौटाला जी चलते हैं, वैसा का वैसा उनका सिस्टम है, कोई कमी नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि एक शारीरिक तौर पे और एक हमारे बड़े बुजुर्गों का ना होना हमारे बीच में, तो देखो उस कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। पर उनका जो दिखाया हुआ रास्ता था, उनका जो कार्य था, उनका जो एक परिवार के प्रति प्रेम था और सारे बच्चों को, सारे परिवार को संभालने का जो काम था, वो का वो आज अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं। जैसे 2019 में राज आ रहा था, अगर पार्टी ना टूटती, इनेलो एक रहती तो, जजपा ना बढ़ती, तो क्या 2029 के जो चुनाव है इनेलो उस भूमिका में नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। और डे बाय डे बन पाएगी पार्टी की? बन रही है। आप देखो ना कि अभी तो साल, तकरीबन 1.25 साल पूरा हुआ है और इस 1.25 साल के अंदर जितनी ग्रोथ पार्टी ले रही है, मैं ये मानता हूँ कि आज बीजेपी से, तो इसलिए नहीं कि मैं इनेलो का हूँ या मैं चौटाला साहब के परिवार का सदस्य हूँ, आज बीजेपी से तो लोग बिल्कुल नाक हैं, तंग हैं। कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीद थी पिछले साल 24 में, वो हुड्डा साहब ने पूरी कर दी उम्मीद। तो अब कांग्रेस से क्या उम्मीद रहेगी वो आप देख लो। तो रीजनल पार्टी को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो बिल्कुल करेगी और जोर से करेगी। ये माने कि जो आने वाला 2029 का मुकाबला वो बीजेपी और इनेलो के बीच होगा? मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस एक साइड में होगी, इनेलो एक साइड में होगी। और आप वाले छोटे हैं जो, हमारे कौन से छोटे रह रहे हैं यार, आप बार बार जिक्र करो। कोई नहीं, उनका कोई जिक्र नहीं है। वो तो आपस में, मैं बता दिया ना, आज लोग मजाक कर रहे थे, बोले तीनों आपस में घेरा मार के खड़े होंगे, एक दूसरे ने सिक्योरिटी देंगे। तो उन्हें तो सिक्योरिटी मिलेगी भाई 2029 में। और भाई खट्टर साहब के तो डिप्टी सीएम थे, जाओ ही दिल्ली बैठे, खट्टर साहब सेंटर में मंत्री हैं, जाके बोलो जी हमारी सिक्योरिटी वापस करवाओ। अब मैं तो आपके साथ 4.5 साल डिप्टी सीएम रहा हूँ। तो वो तो देखो, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है, तो जोरदार लोग हैं। और घेरा मार के खड़े रहो, क्योंकि गांव में ना जाइए, जनता के बीच में, जनता कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अब तो सिक्योरिटी भी नहीं है, खतरा जनता से है। अब तो सिक्योरिटी भी नहीं है। तो वही बात है। कुणाल जी, आपकी तरफ से और पार्टी की तरफ से तो हरियाणा प्रदेश वासियों को क्या कहना चाहोगे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? फिलहाल तो आज आप दिसंबर के महीने में इंटरव्यू ले रहे हो जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता से, सारे साथियों से जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जानते थे और जिन्होंने चौटाला साहब को, चौधरी देवीलाल जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उनसे अपील करूंगा कि 20 तारीख को हमने तेजाखेड़ा के अंदर चौटाला साहब की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन किया है। तो सभी साथी उसमें पहुंचने का काम करें और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। धन्यवाद। तो ये थे कुणाल कर्ण जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।